हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है गुरमीत। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जैसे प्रीवियस पेपर में हमने पढ़ा था, प्रीवियस क्लास में जो हमने पढ़ा था कि भाई गवर्नर, गवर्नर जनरल और वायसराय के बारे में पढ़ा था। आज हम इन्हीं को आगे बढ़ाएंगे और इससे पहले हमने 2 क्लासें जो है वो कंप्लीट कर ली हैं। यदि आप फर्स्ट बार इस क्लास पे आए तो आप दूसरी क्लासों को अभी देख लीजिए, 2 क्लासें बनाई हैं ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग बन सके। तो हमने शुरू से पढ़ा था कि रॉबर्ट क्लाइव जो था वो भारत का पहला गवर्नर था, और जो आगे वारेन हेस्टिंग्स आया था वो क्या था, भारत का अंतिम जो था। पहला तो गवर्नर जनरल था, लेकिन गवर्नर जो था वो अंतिम था। उसके बाद हमने पढ़ा था कि जो यहाँ तक हमने पढ़ लिया था, और आगे हम अब जो है वो हम आगे डिस्कस कर रही हैं कि भाई अगला जो है क्या रहेगा। अब 1805 तक हमने पढ़ लिया था कि भाई उसके तक डल हो वेजली तक। वेजली के बाद जो है 1800 यहाँ से 5 से लेकर 1807 तक हम जो है वो पढ़ रहे हैं। अब आगे से आगे इसमें जो हम देखते हैं सर जॉर्ज वार्लो। सर जॉर्ज वार्लो से हम पढ़ रहे हैं, और सर जॉर्ज वार्लो के जो इनका टाइम जो था लॉर्ड, ये थे गवर्नर जनरल जो थे। 1805 से लेकर 1807 तक इनका शासनकाल रहा था, और सर जॉर्ज वार्लो इनका नाम था। इनके टाइम में होता क्या है कि जो मान लीजिए विद्रोह होता है, विद्रोह, नौसेना विद्रोह, नौसेना विद्रोह, इनके टाइम में जो है नौसेना विद्रोह जो वो होता है, कहाँ पे होता है, तमिलनाडु के, तमिलनाडु कहाँ पे होता है, तमिलनाडु में होता है। इनके टाइम में सैनिक विद्रोह। तो आपसे पूछा जाएगा कि ऐसा कौन सा वायसराय था जिसके शासनकाल में पहला नौसेना विद्रोह या सैनिक विद्रोह हुआ था। तो आप टिक मार्क करोगे सर जॉर्ज वार्लो। इनके टाइम में क्या हुआ था, फर्स्ट बारी क्या हुआ था, नौ सैनिक विद्रोह जो वो हुआ था। उसके बाद हम 1807 से बाद इनके टाइम में एक ही घटना याद करनी है बस। 1807 से लेकर 1813 तक का टाइम पीरियड जो रहेगा वो लॉर्ड वो किसका रहेगा, लॉर्ड मिंटो प्रथम का शासनकाल रहेगा भाई। 1807 से लेकर 1813 तक लॉर्ड मिंटो का शासनकाल रहेगा। और लॉर्ड मिंटो से अगर हम देखें तो इनके टाइम में क्या हुआ था, अमृतसर की संधि हुई थी। इनके टाइम में अमृतसर की संधि हुई थी। किस किस के बीच हुई थी ये संधि, महाराजा रणजीत सिंह के बीच, राजा रणजीत सिंह के बीच और अंग्रेजों के बीच, प्लस वर्सेस यहाँ पे रणजीत सिंह और वर्सेस अंग्रेजों के बीच जो है ये जो संधि हुई थी। और इसमें जो था एक तरफ से कौन था, लॉर्ड मिंटो था, और दूसरी तरफ से महाराजा रणजीत सिंह की। दोनों के बीच में ये क्या हुई थी, संधि हुई थी। और 1813 में ही क्या हुआ था, चार्टर्ड एक्ट आया था। 1813 में ही क्या आया था, चार्टर्ड एक्ट आया था। और पहला चार्टर एक्ट आपको बताया था, चार्टर एक्ट जो 1793 में थे। जब से जो है तब से है ना, कार्नवालिस के टाइम से इनको कहा था कि 20-20 साल बाद जाएंगे। तो 1793 के बाद हम देखें तो उसके बाद ये 1813 में चार्टर एक्ट आया था। और इसमें कहा गया था, चार्टर एक्ट 1913 का चार्टर एक्ट आया था। और इसमें कहा गया था कि जो अंग्रेज है हर साल जो है 1 लाख रुपया क्या करेगी अंग्रेज सरकार, शिक्षा पर क्या करेगी, शिक्षा पर खर्च करेगी, शिक्षा पर क्या करेगी, खर्च करेगी। और इसमें ये भी कहा गया था कि भाई जो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो है, ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक अधिकार, ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक अधिकार समाप्त हो गया था। व्यापारिक अधिकार समाप्त हो गया था इसके टाइम में, किसके टाइम में, लॉर्ड मिंटो के टाइम में अधिकार समाप्त हो गया था। और ईसाई मशीनरी होगा, ईसाई
मिशनरियों का भारत में आगमन भी इसके टाइम में हुआ था। का भारत में आगमन किसके टाइम में हुआ था? इसके टाइम में। तो आपसे पूछेगा कि भाई लॉर्ड मिंटो के टाइम में ये अचीवमेंट जो हम लिखवा रहे हैं ये मेन ही है इनकी, कि ये जो पूछी गई है एग्जाम में और यहाँ से ओरिएंटेड जो बनती हैं। तो ये लॉर्ड मिंटो के टाइम में क्या हुआ था? अमृतसर की संधि हुई थी। किस किस के बीच में हुई थी? महाराजा रणजीत सिंह के बीच में और लॉर्ड मिंटो के बीच में, ये अंग्रेजों की तरफ से थे। उसके बाद इनके टाइम में एक 1813 में चार्टर एक्ट आया था। इसमें क्या था कि 1 लाख शिक्षा पर आय साल जो है, आय वर्ष जो है वो लगेगा। उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक अधिकार समाप्त हो गया था। ईसाई मसीहियों का भारत में आगमन हो गया था। यहाँ तक पढ़ लिया 13 तक। अब 28 से लेकर 35 तक देख लेते हैं। 28 से 35 में किसका शासनकाल रहा? 1828 से लेकर 35 तक जो किसका शासन रहा? लॉर्ड विलियम बेंटिंग का। लॉर्ड विलियम बेंटिंग का जो है वो शासनकाल रहा। कब से कब तक रहा? 1828 से लेकर 1835 तक। इसके टाइम में जो देखिए, अगर पूछा जाए आपसे, तो ये भारत का जो था बंगाल का जो था बंगाल का तो अंतिम गवर्नर जनरल था, और भारत का पहला गवर्नर जनरल था। भारत का प्रथम, आगे शॉर्ट में लिख देता हूँ, गवर्नर, आगे जनरल। तो आपसे पूछा जाएगा कि भारत का जो बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो बंगाल का जो अंतिम गवर्नर जनरल था वो यहाँ पे आपको दिखना है, बंगाल का लॉर्ड विलियम बेंटिंग था। और भारत का पूछेंगे प्रथम गवर्नर, तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग था। अब इसके शासनकाल में जो है होता क्या है, इसके शासनकाल में क्या होता है कि देखिए, आपको पता है इसको 1829 में इसने सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था। सती प्रथा पर इसने क्या लगाया था? प्रतिबंध लगाया था। सती प्रथा में होता क्या था कि जैसे मान लीजिए कोई लेडीज है, उसका पति जो है मर जाता था, तो उसकी लेडीज को भी उसी के साथ क्या किया जाता, जिंदा जो है वो जला दिया जाता था। और इसको किसने खत्म किया था? राजा राम मोहन राय थे, जो मेन समाज सुधारक रहे थे। उन्होंने लॉर्ड विलियम बेंटिंग के साथ मिलकर इस प्रथा को 1829 में क्या किया था? खत्म किया था। क्योंकि जो राजा राम मोहन राय थे वो भी क्या किया था, उनकी भाभी को, जो थी उनकी भाभी, उनको भी सती कर दिया गया था। तो जब उन्होंने ये देखा था तो तब उन्होंने इस पर बैन लगाने की क्या कही था? काम किया था। उसके बाद अगर हम देखें आगे, तो ये हमने कंप्लीट किया। उसके बाद ठगी प्रथा पर प्रतिबंध, उसके बाद ठगी प्रथा पर भी प्रतिबंध लगाया था इसने। ठगी प्रथा क्या होती थी कि मान लीजिए, ठगी प्रथा में ये होता था कि मान लीजिए ना, अगर किसी लेडीज को कोई लड़का नहीं हो रहा है, लड़कियां हो रही हैं और लड़का नहीं हो रहा है, तो वहाँ के साधु और महात्मा क्या कहते थे कि आपको किसकी बलि देनी पड़ेगी? नर की बलि देनी पड़ेगी, फिर आपके पास लड़का हो जाएगा। ठीक है ना, नर बलि। ठगी प्रथा को भी किसने बंद किया था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने इसको बंद किया गया था। उसके बाद इसने 1833 में इसने बलि प्रथा को बंद किया था। बलि प्रथा को बंद किसने किया था? लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने क्या किया था? बलि प्रथा को क्या कर दिया था? इसने बंद कर दिया था। आपको सती प्रथा को बंद किया, फिर ठगी प्रथा में नर की बलि दी जाती थी, उसे बंद किया था। फिर उसके बाद 1833 में इसने बलि प्रथा को क्या कर दिया था? बंद कर दिया था। उसके बाद जो आगे हम देखते हैं कि 1833 में चार्टर एक्ट भी आया था। चार्टर एक्ट आया था। कब आया था भाई? 1833 में। और इसमें कहा गया था अंग्रेजी शिक्षा पर बल दिया गया। अंग्रेजी शिक्षा पर क्या दिया गया था? बल दिया गया था। अंग्रेजी शिक्षा पर बल दिया गया। और अंग्रेजी शिक्षा किसकी देन है? लॉर्ड मैकॉले की। किसकी? लॉर्ड मैकाले की देन है अंग्रेजी शिक्षा। लॉर्ड मैकाले को इंग्लिश शिक्षा का जनक भी कहा जाता है।
ठीक है ना। तो अंग्रेजी शिक्षा पर बल दिया गया था, किसमें दिया गया था, चार्टर एक्ट 1833 में। और लॉर्ड मैकाले को क्या कहा जाता है, जनक कहा जाता है, और ये पक्षपात में थे अंग्रेजी शिक्षा दी जाने की। उसके बाद इस एक्ट में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक अधिकार क्या कर दिया गया था, समाप्त कर दिया गया था। व्यापारिक अधिकार क्या कर दिया गया था, व्यापारिक अधिकार समाप्त कर दिया था ईस्ट इंडिया कंपनी का। इसके टाइम में लॉर्ड विलियम बेंटिंग के टाइम में इसको क्या कर दिया गया था भाई, समाप्त कर दिया गया था। और एक पॉइंट और इससे बनता है कि भाई आगरा प्रेसिडेंसी में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, आगरा प्रेसिडेंसी में, आगरा प्रेसिडेंसी थी जो, उसमें किसकी सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी, किसकी स्थापना, सर्वोच्च न्यायालय की क्या गई थी, स्थापना की गई थी। वहाँ पे सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई थी, आगरा प्रेसिडेंसी में। किसके टाइम में, लॉर्ड विलियम बेंटिंग के टाइम में जो है वहाँ पे ये जो वो की गई थी स्थापना इसकी। तो यहाँ से यहाँ तक हमने पढ़ लिया इसके बारे में। अब अगला जो हम पढ़ेंगे, ये जो पॉइंट्स आपको बताए जा रहे हैं सारे एग्जाम में पॉइंट्स से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, सारे क्वेश्चन से लिए गए हैं, सेलेक्टिव क्वेश्चन है। उसके बाद 35 से 1835 और 36 के बीच जो शासन काल रहेगा वो चार्ल्स मैटकोप का शासनकाल से कब रहेगा, 1835 से लेकर 1836 तक इसका क्या रहेगा, शासनकाल जो है वो रहेगा। अब इसके टाइम में देखिए क्या होता है कि जो प्रेस होती है, प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है, प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है, चार्ल्स मैटकोप को कहा जाता है। क्योंकि इसने क्या किया था, जो प्रेस पर प्रतिबंध लगाए थे लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने, उन प्रतिबंधों को इसने क्या किया था, एक तो हटाया था, और दूसरी बात क्या थी, पहले क्या करते थे भारतीय, क्या करते थे अपनी मनपसंद न्यूज़ को नहीं छाप सकते थे, उनको स्वतंत्रता नहीं थी प्रेस की, बट इसमें इसने प्रेस की स्वतंत्रता दी और इसीलिए इसको प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता था। और पहली प्रिंटिंग मशीन जो इंडिया के अंदर लगी थी वो किसने लगाई थी, पुर्तगालियों ने लगाई थी। प्रथम प्रिंटिंग प्रेस किसने लगाई थी, पुर्तगालियों ने लगाई थी भाई। कहाँ लगाई थी, गोवा में लगाई थी। कब लगाई थी, 1556 में इन्होंने जो है वो लगाने का काम यहाँ पे किया था। प्रथम प्रिंटिंग मशीन को किसने लगाया था भाई, इसने, और चार्ल्स मैटकोप का यही योगदान था, प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। और प्रथम प्रिंटिंग प्रेस मशीन कहाँ लगी थी, गोवा में लगी थी। कब लगी थी, 1556 में लगी थी। उसके बाद आ जाता है डलहौजी। उसके बाद जो आता है लॉर्ड डलहौजी। उसके बाद जाता है लॉर्ड डलहौजी। इसका शासनकाल देखिए हम 1848 से लेकर 1800 जो है वो 53 तक इसका काल रहेगा। और इसे हड़प नीति का जन्मदाता कहा जाता है। आपसे पूछा जाएगा कि हड़प नीति का जन्मदाता इसे कहा जाता है, हड़प नीति का जन्मदाता भी इसको कहा जाता है। किसको कहा जाता है, लॉर्ड डलहौजी को। और इसने क्या किया था, इसके टाइम में इसने क्या किया था, पंजाब पर अधिकार कर लिया था इसने। पंजाब पर क्या कर लिया था इसने, पंजाब पर अधिकार कर लिया था। और दूसरा आंग्ल सिख युद्ध किसके बीच में हुआ था, लॉर्ड डलहौजी के बीच में और सिखों के बीच में हुआ था। तीसरा इसकी बात है महाराजा दलीप सिंह के 1848
1848 में इसका युद्ध जो हुआ था महाराजा दलीप सिंह के साथ हुआ था। महाराजा दलीप सिंह के साथ इसका क्या हुआ था, युद्ध हुआ था। कब हुआ था? 1848 में। उसके बाद कहते हैं कि इसने महाराजा दलीप सिंह को क्या किया था भाई, एक पेंशनर बना दिया था। इसने इसको इसमें हरा दिया था युद्ध में, प्लस इसने इसको एक पेंशन बना दिया था। महाराजा रणजीत जो दलीप सिंह थे वो क्या करते थे, पेंशन देता था उसको और वो पेंशन से गुजारा चलाते थे। उसके बाद इसने जो है इसने डलहौजी ने दलीप सिंह को कहाँ भेज दिया था, ब्रिटेन में भेज दिया था। और ब्रिटेन में वहाँ की महारानी जो महारानी थी विक्टोरिया से मिलते हैं और विक्टोरिया को एक कोहिनूर हीरा देते हैं। कोहिनूर हीरा पूछ लेते हैं। कोहिनूर हीरा जो है 1849 में कोहिनूर जो हीरा था आंध्र प्रदेश के गोलकोंडा से निकाला जाता है। और कोहिनूर जो हीरा था, कोहिनूर हीरे को ब्रिटेन ले गए थे। ब्रिटेन में महारानी विक्टोरिया को उन्होंने दे दिया था, लेकर गई महारानी विक्टोरिया को देते थे। और कहते थे कि उसके बाद इंडिया में 1849 तक ही रहा था कोहिनूर का हीरा। और कोहिनूर का हीरा ऐसा होता है, उसमें से अगर प्रकाश को निकालते हैं ना तो प्रकाश की जो सैटेलाइट जैसे प्रकाश उसमें से निकलेगा तो 8 रंगों में बदल जाता है उसमें से। तो इसी प्रकार से कोहिनूर हीरा कब तक रहा इंडिया में? 1849 तक जो है कोहिनूर हीरा जो वो रहा था। और उसके बाद जो था ये सब कंप्लीट कब गया था, पेंशनर बना दिया था इसको भाई, ये पेंशन लेता था, बस पेंशन के सहारा जीता था। और उसके बाद इसको लंदन भेज दिया। लंदन भेजने के बाद ये वहाँ महारानी एलिजाबेथ से मिला था। और उसके बाद इसने कोहिनूर हीरा महारानी एलिजाबेथ को दिया कब? 1849 में। उसके बाद ये हड़प नीति का जन्मदाता इसने कहा जाता है। सबसे लास्ट में इसने किसको हड़पा था? सितारा को। सबसे लास्ट में किसको हड़पा था इसने? सितारा को। और जो इसको है लेफ्स ने इसी का जन्मदाता कहा जाता है। लेफ्स की नीति का जन्मदाता इसे कहा जाता था। गोद लेने पर प्रतिबंध, गोद लेने पर प्रतिबंध। देखिए पहले क्या करता था, लैम्प्स की नीति के अनुसार क्या होता था, हड़प नीति के अनुसार सबसे बाद में हड़पा था जो डलहौजी ने इसको सितारा को सबसे लास्ट में हड़पा था, इस पर सबसे बाद में नियंत्रण किया था। और लैम्प्स की नीति क्या थी, डलहौजी ने चलाई थी। लैम्प्स की नीति भी जिन्हें चलाई थी। इसमें क्या करता था, अगर किसी की संतान नहीं होती थी राजा की तो उसको गोद लेने का कोई अधिकार नहीं था, वो गोद भी नहीं ले सकता था। अब इसके टाइम में और कौन कौन से काम हुए भाई, 1852 में देख लेते हैं इसके टाइम में क्या क्या काम हुए। 1852 में PWD लोक निर्माण विभाग की स्थापना इसने करी थी। लोक निर्माण विभाग की स्थापना इसके टाइम में हुई। और 1852 में ही वुड डिस्पैच जो वुड डिस्पैच आया था उसी के अनुसार वुड डिस्पैच के अनुसार ही केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना की गई 1852 में। केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी किसके तहत, वुड डिस्पैच की वुड एक्ट के अनुसार जो की वो स्थापना की गई थी। उसके बाद इसने भारतीय डाक सेवा का जाने किसे कहा जाता है, भारतीय डाक सेवा विभाग की स्थापना की इसने इसी के टाइम में स्थापना कर दी। और तार सेवा वे डाक टिकट विभाग की स्थापना इसने अपने टाइम में इसके टाइम में की गई। उसके बाद 16 अप्रैल 1853 को इसी के टाइम में पहली रेलगाड़ी चली थी
पहली प्रथम रेलगाड़ी चली थी इंडिया के अंदर, कहाँ से कहाँ चली थी? मुंबई से लेकर थाने तक चली थी। कितनी किलोमीटर चली थी? तो 34 किलोमीटर चली थी। और ट्रेन का नाम क्या था? ब्लैक ब्यूटी। ट्रेन का नाम क्या था? ब्लैक ब्यूटी, जो क्या था? ट्रेन का नाम था। तो ये पॉइंट्स हमने यहाँ से पढ़े कि इसने इस टाइम में जो है वो क्या किया था। और अगले जो है हम आगे करेंगे। आगे 3 हो रहा है कि 1 लेक्चर और कंप्लीट होगा। तो यहाँ से हमने इसको बेसिक कवर कर लिया है। तो हमने ये सारे के सारे पॉइंट को आज क्लियर किया। होप है आपकी समझ में आ जाएंगे सारे। तो अगर वीडियो अच्छी और हेल्पफुल लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब वीडियो। बेस्ट ऑफ लक, आपका दिन मंगलमय हो।